नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सीटेट का अगला सेट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है जिसका कोई अंत ही नहीं है? चलिए बताइए। 2/7 से लेके 7 कितना ज्यादा है? 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 संख्या आरोही क्रम में लिखिए। कौन सा बड़ा है 1/3 या 7/5 या 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो। तो देखो, मुक्त अंक वाला क्या है? जिसका कोई अंत नहीं है, मीन्स 2.7 से बड़ी 4 संख्याएं, ठीक, जो कि अनंत है। 2.7 से बड़ी 4 संख्याएं क्या है? अनंत है। इसका आंसर क्या होगा? यही मुक्त अंत वाला प्रश्न। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है श्यामपट्ट का तल, जियोबोर्ड, 3D सॉलिड्स के नेट्स या क्यूब्स। तो देखो क्या है, शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण जियो बोर्ड है। क्या है? जियो बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। यहां 4 खंबे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर तथा 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यह सवाल डैश 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 के लिए पूछा गया है। किसके लिए पूछा गया है? देखिए भाई, ऑप्शन HCF तथा LCM पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने के लिए गलत है। ये गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा के लिए ये भी क्या है? गलत है। ठीक, गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा के लिए ये भी क्या है? गलत है। HCF ज्ञात करने की कौशल की जांच के लिए ये भी क्या है? गलत है। सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समाधान कौशल को बढ़ाने समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? कौन सी गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है। वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? ठीक, 10 दिन में 14 लीटर, तो एक दिन में कितना बेचता है? ठीक, उपर्युक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है? ठीक, किस दक्षता की ओर संकेत है? संश्लेषण, ज्ञान, बोधन या विश्लेषण? देखो, संश्लेषण नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। यहां पे किसकी बात कर रहा है? ये विश्लेषण की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? विश्लेषण करो। कह रहे ना 10 दिन में अगर 1410 लीटर, तो इसका मतलब एक दिन में कितना हो जाएगा? 141 लीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद डैश 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 किस चरण में है? ठीक, राशिद डैश 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 चरण पर है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी गतिक अवस्था? इसका आंसर क्या होगा? बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार
गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। ठीक, लक्ष्य क्या है? लाभप्रद क्षमताओं का विकास स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है। यहाँ गणितीकरण बच्चे की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। किसका विकास करने की संकेत करता है? पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। वर्गमूल और घनमूल यहाँ तो गलत है। स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की, ये भी क्या गलत है। शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित, ये भी क्या गलत है। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं हैं। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं अच्छी पाठ्यपुस्तक की? उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो। ठीक, सही है। अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता यही है पहला। ठीक, ये तो सही है। उसके बाद जो है स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, ये भी सही है। ठीक, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों, ये गलत है। उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है, ये भी क्या है? गलत है। इसका मतलब आ और बा किसमें आ रहे हैं? इसमें। ठीक, बी आंसर होगा इसका। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। क्या बल देती है? गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, यही बल देती है। ठीक है, गणित में सभी सफलता जो है प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। इसका आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए। 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर। ठीक, सार्वगुणज का मतलब क्या है? यहां पे HCF की बात कर रहा है। क्या है? HCF की बात कर रहा है। और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का मतलब क्या है? LCM। ठीक, का अंतर। तो देखो 5, 10 और क्या है? 35। तो इनका अगर हम लोग HCF देखते हैं तो HCF क्या आ जाएगा? इसको लिख सकते हैं, ये हमारा होगा 2 गुणे 5। ठीक, ये हमारा क्या होगा? 5 गुणे 1 और ये हमारा क्या होगा? 5 गुणे 7। तो देखो HCF क्या होगा? 5 हो गया हमारा। ठीक, HCF हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। तथा LCM क्या होगा इनका? इनका LCM जो होगा LCM वो कितना हो जाएगा? 5, 10, 35 का जो LCM होता है वो होता है 70। ठीक, अब इसका हमें क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। तो 70 - 5 = क्या हो जाएगा? 65। इसका आंसर होगा डी। ठीक, क्या होगा इसका आंसर? डी। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे पेपर में। चलिए, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या। 105 के गुणनखंडों की संख्या। अब देखो भैया 105 किसके टेबल में आता है? तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। ठीक, 15 गुणे 7। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5 गुणे 7। यही हो गया हमारा गुणनखंडों की संख्या। ठीक, यही हमारा क्या हो गया? गुणनखंडों की संख्या। इसका आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, यदि समय अब 2:17 PM है, देखो 2:17 PM है, तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा? ठीक, तो देखो 2:17 PM को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 14:17 लिख सकते हैं। ठीक, 14:17 लिख सकते हैं। अब इसमें कितना जोड़ना है हमें? 11 घंटा। इसमें क्या 11 घंटा और 59 मिनट क्या करना है? हमें जोड़ देना है। 11 घंटा और 59 मिनट हमें क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो
तो देखो क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, यहाँ पे देखो 59 में अगर 17 जोड़ते हैं, 59 में अगर 17 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 76। 59 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 76। 76 का मतलब 76 को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 घंटा 16 मिनट। ये कितना हो जाएगा 1 घंटा 16 मिनट। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा 16 आ गया और ये 1 घंटा इसमें क्या आ गया कैरी। ठीक, यहाँ पे क्या आ गया भाई 9 7 16 की 6 हासिल आया 1। ठीक, उसके बाद 76 यानी कि ये लिख दे रहे हैं 76 मिनट है। ठीक, 76 मिनट को लिख सकते हैं 1 घंटा 16 मिनट। तो हमने क्या किया 16 तो यहाँ पे हमने लिख दिया और 1 घंटा हमने क्या किया यहाँ पे एलसीएम कर दिया। तो 14 और 1 15, 15 और 11 कितना हो गया 26। 15 और 11 कितना हो गया 26। 26 का मतलब ये हमारा कितना हो गया। ठीक, 24 घंटे हटाओ इसमें से, 24 घंटे हटा दो तो 24 घंटे हटा देंगे तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे 24 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाओ तो ये हो जाएगा 14:17 तो आ गया हमारा। ठीक है, अब इस 26 में से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको घटा दें। 26 में से 26 घंटा 16 मिनट से अगर 14 घंटा 17 मिनट हम लोग घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर कि उस टाइम जो है कितना बजेगा। तो देखो कितना है ये 26 घंटा 16 मिनट। उसके बाद क्या है 14 बज के क्या है 17 मिनट हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा, ये अगर 1 घंटा इससे कॉमन ले गया तो 76 में से 17 गया, 76 में से 17 गया तो कितना हो जाएगा 59। 76 में से 17 गया तो कितना बचेगा, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, ठीक 2:16 AM सही तो है हमारा। हाँ ठीक, यहीं पे गड़बड़ हो रहा है हम लोग का, ये गलत है, हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे सही है। ठीक अब देखो ये सही है हमारा, ये हमारा क्या है सही है। 24 घंटा मतलब क्या हो गया, 24 घंटा बीत गया। ठीक, यानी कि घड़ी जो है हमारी कितने पे आ गई 12 बज के। ठीक है, 12 बज पे आ गई तो इसमें देखो 2 घंटा 16 मिनट ज्यादा पहुंच रहा है। ठीक है, इसमें 2 घंटा भाई 24 घंटे का मतलब क्या होगा, 12 बजे शुरू हुई रात को 12 बजे से लेके दूसरे रात को 12 बजे तक 24 घंटा और 2 घंटे इसमें कितना बनना है एक्स्ट्रा बनना है। तो इसका मतलब 2 बज के क्या होगा 16 मिनट। ठीक, कितना बजेगा 2 बज के 16 मिनट। चलिए ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। चलिए 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या यानी कि 3.5 × 90। इससे ये कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 × 5 = 35, 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27 और 4 कितना हो जाएगा 31, 315। ठीक, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी 315। ठीक, कितने भाई समकोण की बात कर रहा है, कितने 3.5 यानी कि 3.5 गुणे क्या है समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। तो 3.5 और इंटू हमने क्या कर दिया 90। ठीक है, ये इसका आंसर क्या होगा 315। चलिए 11 इकाई 11 दहाई मतलब क्या हो जाएगा 11 × 10 प्लस, चलो यहां पे कर देते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा 11 इकाई प्लस 11 × 10, 11 दहाई और प्लस 11 सैकड़ा यानी 11 × 100। ठीक, किसके बराबर है जोड़ दो भाई, ये कितना हो गया 1100 प्लस 110 और प्लस 11, 1 2 2 1 1221। ठीक, कितना है ये किसके बराबर हो जाएगा 1221 के। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए 1221, 509 और 3028 का योग। ठीक, जो क्वेश्चन में कहता जा रहा है वही हम लोग क्या है लाइन वाइज लाइन करते चले जा रहे हैं। बस
टाइम हमारा बच जा रहा है और जल्दी से हमारा सॉल्व हो जा रहा है। तो कितना हो जाएगा ये 9 8 17 3 कैरी 1 3 5 3 तो 3537। ठीक, ये सब प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे पेपर में, तो ज्यादा इसको हवा लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप क्या है, बराबर है। वर्ग यानी कि वर्ग का परिमाप a होगा और आयत का परिमाप क्या होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, दोनों क्या कर रहा है, बराबर है। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल। और देखो हमसे क्या दिया, आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, दोनों का परिमाप बराबर है, इसका मतलब 24। ठीक, यानी कि 24 इज इक्वल टू 2 इंटू लंबाई कितना दिया 8, चौड़ाई यहां से निकाल ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 8 प्लस चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना हो जाएगी 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4, चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी 4 आएगी। तो हमसे चौड़ाई निकाल लिया 4, हमसे क्या पूछ रहा है, एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 8 गुणे 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 32। ठीक, इसका क्षेत्रफल कितना होगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। संख्या 12345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर। तो देखो 3 का स्थानीय मान यहाँ पे कितना है 300, इकाई दहाई सैकड़ा यानी 300, और अंकित मान क्या है, जो यहाँ पे मान दिया है मीन्स 3, मीन्स क्या है 3, घटा दो कितना बचा 297। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन को केवल समझना है, स्थानीय मान और अंकित मान। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। घन के 6 फलक होते हैं, ये तो सही है, घन के 6 फलक होते हैं, ये क्या है सही है। 1 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, सही बात है। 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर होता है, ये भी सही है। ठीक, या 1/10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो आप। ठीक, 0.10 और 0.1 समान है, सही है। पॉइंट के बाद जितने भी जीरो लगा दो कोई मतलब नहीं है, ये भी क्या है सही है, ये क्या है गलत है। ठीक है, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो और आएंगे तो 7, ठीक, 00 ये होगा। ठीक, ये आंसर क्या है गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक ही स्थान से एक समय पर चलती हैं, तो 3.5 घंटे के पश्चात उनके बीच की दूरी, ठीक, 3.5 घंटे के पश्चात क्या है भाई, दोनों की स्पीड अलग अलग है। ठीक, एक जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, हाँ जिसकी स्पीड क्या है ज्यादा होगी वो 3.5 घंटे में ज्यादा दूरी तय करेगी, और जिसकी स्पीड कम होगी वो 3.5 घंटे में कम दूरी तय करेगी। दोनों का हमें अंतर निकाल लेंगे, ठीक, तो वही उनके बीच की क्या हो जाएगी दूरी निकाल लेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, पहली नाव और दूसरी नाव दोनों के द्वारा तय की गई अलग अलग दूरियां निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहली नाव के लिए निकाल लेते हैं दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो देखो क्या होता है चाल गुणे समय। ठीक, ये किसके बराबर होता है दूरी के। ठीक, तो देखो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, पहली नाव के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है, और कितना 3.5 घंटा, कितना 3.5 घंटा, ये हो गया, इससे ये कैंसिल, 35 दूना 70 किलोमीटर पहली नाव चली। ठीक, उसके बाद दूसरी नाव देखो कितनी चली, 23 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड चल रही है। तो दूसरी नाव की दूरी 23 गुणे 3.5 घंटा ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 35 3 105 10, 35 दूना 70 और 10 कितना हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा 80.5 किलोमीटर। दूसरी नाव कितनी चली है 80.5 किलोमीटर, और पहली नाव कितनी चली है 70 किलोमीटर।
तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 80.5 माइनस 70 इज इक्वल टू 10.5 किलोमीटर। ठीक, कितना आ जाएगा, 10.5 किलोमीटर उनके बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक, यही आंसर होगा इसका। चलिए 10.5 किलोमीटर। संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल, 90,707 को 9 से भाग देने पर, चलो भैया 90,707 किससे भाग देना है, 9 से। तो देखो एक बार जाएगा 9 एक कम 9, ठीक, ये कैंसिल हो गया, ये जीरो बढ़ाया, अब जीरो में तो जाएगा नहीं, इसलिए अगली संख्या उतारने के लिए, उतारने से पहले हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जीरो बढ़ा देंगे, तो अगली संख्या आ गई। अब इसमें भी 9 से भाग देंगे तब भी नहीं जा रहा है, तो अब अगली संख्या को उतारने के लिए फिर से यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, तब इस अगली वाली संख्या को हम लोग क्या करेंगे, उतार पाएंगे। अब इसको भाग देंगे, 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63, 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63, यहाँ पे कितना बचा, 7, ठीक, यहाँ पे कितना बचा, 7। अब ये वाला 7 उतार लेते हैं, तो 9 अठे कितना हो जाएगा, 72, ठीक। अब कितनी बार जाएगा, 9 अठे 72, कितना बचा कैरी, 5, ठीक, तो शेषफल कितना बचा, 5 बचेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती मत करिएगा, ये हो गया भाग दिए कटा, जब ये जीरो उतारेंगे यहाँ पे, तो जीरो में 9 से तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए अगली वाली संख्या उतारने से पहले यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जीरो बढ़ा दिया, तब अगली वाली संख्या उतारे। अब 9 से इसमें भाग दे रहे थे तब भी नहीं गया, तो इसलिए फिर से अगली वाली संख्या उतारने से पहले हम यहाँ क्या जीरो बढ़ा दिए, तो इस वाली संख्या को यहाँ उतार लिया, अब भाग दिया, हमारा आ गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है, ठीक, ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताजा मछली 25 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदा, तो उसने देखो क्रय मूल्य यानी कि सीपी, ठीक, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस या हिंदी में बोलते हैं इसको क्रय मूल्य, यानी कि जितने रुपए में कोई भी कस्टमर किसी भी वस्तु को खरीदता है उसी को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। तो कितने का खरीदा है, 1500, ठीक, 25 रुपए के हिसाब से कितना खरीदा है, 1500 kg, ठीक। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 दूने 30 और 7 37, यानी कि 37,500 रुपए का उसने खरीदा, ठीक। और जब खरीदने के बाद देखो, जब मछली को सुखाने पर उसका भार जो है 1/3 रह जाता है, ठीक। उसके बाद कह रहा उनको सूखा कर 80 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेच देती है, तो इसका मतलब इसका एसपी यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 80 गुणे सुखाने पे, देखो सुखाने पे 1500 किलो जो भार था, जब इसको सुखाएंगे तो इसका 1/3 भाग ही क्या है, रह जाता है, इसका केवल 1/3 भाग ही रह जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रुको, ये यहाँ पे हमने क्या किया, 1/3 भाग भी क्या है यहाँ पे बचा सुखाने पे, तो यही भाई जितना बचेगा उतना ही तो ये बेचेगी सुखाने पे, तो हमने क्या किया, इतना बचा और उसको 80 रुपए के रेट से वो क्या कर रही थी, बेच रही थी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, यानी कि 500 × 80, तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, ठीक। उसके बाद कितने जीरो बचे, 3 जीरो, 1 2 3, आया 40,000 में वो बेच रही है और 37,500 में खरीद रही है, ठीक। तो वो कितना कमाती है, कितना कमाएगी भैया, 40,000 माइनस 37,500 कितना बचाएगा, 2,500 रुपए क्या करती है, वो कमाती है, ठीक। कितना, 2,500 रुपए क्या करती है, वो कमाती है, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रतिरूप को देखिए, निम्न प्रतिरूप को देखिए, 9 - 1/8 1, 98 - 2/8 1 2, ठीक। तो 9 8 7 - 3/8 1 2 3, 9 8 7 6/4/8 1 2 3 4,
तो हमसे क्या पूछ रहा है, बटे 6। तो देखो 4 हो गया, 4 हो गया तो 1 2 3 4। जब यहाँ पे 5 होगा, 9 8 7 6, ठीक, 7 6 5 -5, तो कितना यहाँ पे बचेगा, -5 और बटे 8, ये कितना बचेगा, 1 2 3 4 5, ठीक। जब यहाँ पे 6 होगा तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 होगा यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 होगा इसका आंसर। आ गया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन। एक बोतल में 750 मिली जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या। अब देखो 450 लीटर, ठीक, 450 लीटर को अगर हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मिलीलीटर में, तो कितना हो जाएगा हमारा 450 गुणे 1000। ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिलीलीटर में। और उसको क्या कर देंगे, अगर 750 से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, 750 से क्या कर देंगे, भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बोतलों की संख्या मिल जाएगी। हमें क्या मिल जाएगा, बोतलों की संख्या मिल जाएगी, ठीक। यानी कि 450 मिलीलीटर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कितना है यहाँ पे, 100 नहीं, 1000 से मल्टीप्लाई किया है। अब इसको क्या कर देंगे, 75 से 750 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बोतलों की संख्या। हमें क्या मिल जाएगा, बोतलों की क्या मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी। कितनी संख्या मिल जाएगी, काटो भैया, आया 15 पछे 75 और 15 तिहाई 45, ठीक। यहाँ पे 2 जीरो भी बचा, 1 2, ये यहाँ से पूरा कट गया, ये भी पूरा यहाँ से क्या हुआ, कट गया। अब इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 600। मीन्स बोतलों की संख्या कितनी आ गई, 600। बोतलों की संख्या कितनी आ गई, 600। और हमसे क्या पूछ रहा है, कितना, क्या पूछ रहा है हमसे, कार्टूनों की संख्या। क्या पूछ रहा है, कार्टूनों की संख्या हमसे क्या पूछ रहा है। तो देखो एक कार्टून में बोतलों की संख्या कितनी जा रही है, एक कार्टून में बोतलों की संख्या कितनी जा रही है, 6। कितनी जा रही है, 6 जा रही है। एक कार्टून में बोतलों की संख्या 6 जा रही है, ठीक। तो इसलिए अब क्या करते हैं, 6 है तो इसका मतलब अगर हमने यहाँ पे कितने बोतल है, टोटल 600 बोतल है। अगर यहाँ पे क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो टोटल कितना आ गया, यहाँ पे तो 100 बन गया और यहाँ पे हमारा टोटल 600 बोतल भी आ गई। तो इसका मतलब 600 बोतलों को पैक करने के लिए कार्टूनों की कितनी संख्या हमें चाहिए, 100, ठीक। 600 बोतलों को पैक करने के लिए हमें कार्टूनों की संख्या कितनी चाहिए, 600, ठीक है। एक कार्टून में 6 बोतल, तो इसलिए 600 बोतल के लिए हमने क्या किया, 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से जितना यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये 600 तो आ गया क्योंकि हमने टोटल बोतलों की संख्या कितनी निकाली है, 600 निकाली है। तो 600 बोतलों को रखने के लिए कितने कार्टून चाहिए, 100, ठीक। आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना है, ठीक, 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी, ठीक। अब आवश्यकता होगी तो इसमें भी क्या है, बक्सों, कभी भी ऐसा पूछे एक के बड़े वाले आयतन में छोटे वाले आयतन को क्या कर दो, भाग दे दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो देखो 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए, तो देखो तो टोटल ये कितना है, 8664, ठीक। ये बड़ा क्या है, घन है ना, ये आयतन है और इसका आयतन देखो क्या है, ठीक। बक्से के आंतरिक का आयतन कितना है, 4 गुणे 3 गुणे 2, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो हमारा क्या आ जाएगा, बक्सों की संख्या। तो देखो ये 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूने ये कट गया, ठीक है। चलिए अब इसको काट लेते हैं। 3 एक कम 3, 1 3, 3 चौक 12, 1 3, 3 चौक 12 और 1 2, 3 चौक 12, ये कट गया।
ठीक, 4 से काटते हैं, 4 दूने 4 तिहाई 12, 2 4, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 361। ठीक, बक्सों की कितनी संख्या आएगी यहाँ पे? 361 हो जाएगी। कभी भी ऐसे पूछे तो बड़े वाले आयतन में छोटे वाले आयतन का क्या कर दो, भाग दे दो, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 1/3 समतुल्य 1/3 समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया, यह डैश 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 की ओर संकेत करता है। 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया, यह डैश की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है भैया? चलिए देखते हैं। उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया आधारित है, तो यहीं से भी देखो गलत दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। ठीक, निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह एक केवल रटने पर आधारित है, यहाँ भी गलत है। उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है, यह गलत है। इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक, इसका आंसर क्या होगा हमारा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.1, 0.50, 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। ठीक, ये तो सही लगता है। चलो आगे देखते हैं। कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव, गलत। संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव, ये भी क्या है? गलत है। शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना, ये भी गलत है। ये आंसर होगा इसका ए। ठीक है, सार्थक अंग जो है इसको जो जब बताया नहीं जाता तभी बच्चे जो इसमें कंफ्यूज रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है, कौन सी गतिविधि है? गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। यहीं पे हमें आंसर मिल गया। ठीक है, यहीं पे हमें क्या है? आंसर मिल गया। बाकी सब देख लेते हैं। शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, गलत है। अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान कराना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए अगला आंसर। वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर है। चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज भेज दिए। वह बहुभुजों, ये सब बहुभुज दिया। वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर पर है। ठीक है, वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर पर है। औपचारिक निगमन, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण या अनौपचारिक निगमन, ये होगा इसका आंसर। बहुत शुद्ध हिंदी इसमें आती है, बहुत शुद्ध हिंदी है। देखो ये सब एकदम शुद्ध ही हिंदी है इसमें। चलिए, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों की घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। ठीक, इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वे हैं, क्या है? कमजोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना। ठीक, कमजोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना, गलत है। कमजोर शाब्दिक चाक्षुष, श्रव्य और कार्यकारी स्मृति, ये भी क्या है? गलत है। कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण, योग्यता और चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय। कमजोर भाषा, ये भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अधिगमन के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह डैश पर केंद्रित है। किस पे केंद्रित है? शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पर, परिभाषाओं और
सूत्रों को याद करने पे नियमित गृह कार्य जमा कराने के लिए या गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता के लिए। इसका आंसर क्या होगा? टी। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित आरेख हैं। 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित आरेख हैं। देखिए कौन सा आरेख है भैया, 15 को कौन प्रदर्शित कर रहा है? देखो 5 तिहाई 15, यहाँ पे कितना है 5 5 15, संयोजित आरेख 5 5 तिहाई 15, 1 2 3 4 5। एक मिनट देख लिया आंसर इसमें क्या है। अच्छा ये सब दिया है, चलिए आंसर आगे दिया हुआ, ये सब दिया हुआ फिगर में। ठीक, आगे चलिए। 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपर्युक्त तरीके को डैश 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 की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, इस्तेमाल किया जा सकता है। दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन, अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं का की पहचान। क्षेत्रफल की संचयी प्रकृति, यहाँ क्षेत्रफल से मतलब ही नहीं है। गुणन की संचयी प्रकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान। आयत, आयत की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, ये भी गलत है। दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करने, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन, अस्मिता, अभाज्य, संयुक्त संख्या की पहचान। मात्रात्मक इकाई, मात्रात्मक इकाई की भी यहाँ बात नहीं हो रही है, तो आयत भी नहीं है। इसका आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने पे ही आप आंसर जो है समझ में आ जाता है कैसा इसका आंसर है। तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर क्लास।